हेलो गाइस, आज हम 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 अफवाह को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफवाह शब्द का हम अर्थ जान लेते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो नदियाँ होती हैं वो छोटी छोटी धाराओं से, यानी छोटी छोटी नदियों से मिलकर के एक नदी नदी बनती है। मुख्य नदी में फिर पहले छोटी छोटी नदी धाराएं होंगी, छोटी छोटी नदियाँ होंगी, फिर वो बड़ी नदी में आकर के मिल जाएंगी। फिर उसके बाद वो जो बड़ी नदी होगी फिर वो किसी समुद्र या झील में जाकर के जब गिर जाएगी या फिर महासागर में, फिर उससे क्या होगा, ये उसमें जाकर के गिर जाएगी। फिर पूरा का पूरा जो जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ तक ये पूरा का क्षेत्र जो होगा वो अफवाह तंत्र कहलाएगा, या इसको नदी तंत्र भी कहा जाता है। और अब नदी तंत्र जिस क्षेत्र के जल प्रवाहित होता है, यानी कि जो क्षेत्र कहलाएगा वो अफवाह द्रोणी कहलाएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो नदी है, ये नदियों का पानी है, पूरा एक जाल सा बना हुआ होता है। तो इसी वजह से इसको तंत्र या फिर इसी वजह से इसका नाम अफवाह तंत्र रखा गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग नदियाँ हैं। देखिए छोटी छोटी नदियाँ आ रही हैं, नदी आकर के एक बड़ी नदी में यहाँ पर मिल रही हैं। मिलने के बाद ये नदी यहाँ पर लास्ट में किसी न किसी उसमें चली जाती हैं, महासागर या फिर सागर में। तो ये जो नदियाँ हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा ये जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है, ये वाला जो पूरा का पूरा ये जाल सा है, ये जो पूरा जाल होगा ये अफवाह तंत्र कहलाएगा। जबकि जिन क्षेत्रों का ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये नदी द्रोणी कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं पूरा वाला, ये वाला क्षेत्र पूरा ये नदी द्रोणी कहलाएगा। अब यहाँ पर दो नदी द्रोणी पर दो अफवाह तंत्र हैं। तो इसके बीच का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये थोड़ा सा ऊंचा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो थोड़ा सा ऊंचा जो भाग है यही जल विभाजक है। ठीक है, यानी कि दो नदी द्रोणियों का या दो अफवाह तंत्र को जो अलग कर रहा है, ये दोनों अलग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जल विभाजक हो गया। और ये इसकी पहचान है, थोड़ा सा ऊंचा होता है इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये जल विभाजक। अब सबसे बड़ी जो अफवाह तंत्र है वो अमेजन नदी का है। और भारत की नदी सबसे बड़ी, भारत में किस नदी का सबसे बड़ा द्रोणी है, सबसे बड़ा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में अफवाह तंत्र, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के आधार के द्वारा होता है। इनकी अगर हम बात करें भौगोलिक आकृतियों की, तो उसके आधार पर इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होती है हिमालय की नदियाँ, दूसरी होती हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। अब भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यानी कि जो ऊपर की हिमालय है, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, हिमालय कहाँ पर है, प्रायद्वीप कहाँ पर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो हिमालय है, क्योंकि ये उत्तर भारत में स्थित है, तो यहाँ की आकृति, भौगोलिक आकृति अलग है और प्रायद्वीप की आकृति अलग है। यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग, उसमें अलग अलग आकृति वाली हैं, अलग अलग यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब हिमालय की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो 12मासी होती हैं, यानी कि जो हिमालय में ऊपर पाई जाती हैं वो सारी 12मासी होती हैं। 12मासी नदियों का अर्थ होता है कि वो नदियाँ जहाँ पर 12 महीने में, पूरे जो 12 महीने होते हैं इसमें पानी बहता है यहाँ का, यानी कि यहाँ का पानी किसी भी महीने के लिए सूखता नहीं है। जैसे कि प्रायद्वीप की नदियाँ जो होती हैं उनमें वो 12मासी नहीं होती हैं, वो उसमें पानी जो है वो सूख जाता है शुष्क मौसम में। तो इनका कारण हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ कि क्योंकि ये जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ, ये हिमालय से शुरू होती हैं और हिमालय पर बर्फ़ होती है। तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो बर्फ़ पिघलती रहती है, तो वहाँ से पानी जो है वो लगातार बहता ही रहता है। और जब वर्षा का मौसम आता है तब भी वो वो तेज़ हो जाता है पानी वहाँ पर, लेकिन हर टाइम वहाँ पर पानी बहता रहता है। इस वजह से ये 12मासी नदियाँ कहलाती हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए जो मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, जो कि पर्वतीय श्रृंखला की ऊपर से आती हैं। और जो गंगा नदी है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के साथ स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गॉर्ज का चित्र है। ये
ये बीच में अलग, मतलब ये बीच का ऊपर से उठा हुआ ये वाला क्षेत्र और ये नीचे का क्षेत्र है, तो ये गोर्ज कहलाएगा। अपवाह प्रतिरूप। अब हम अपवाह प्रतिरूप को देखते हैं। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु से संबंधित अवस्थाओं तथा अधःस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप के मुख्य धारा जो तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं, जैसे कि ये है, यानी कि ये ऊपर से आ रही हैं तो ये खुद ही नीचे आकर के मिल जाएंगी, तो ये ध्रुमाकृतिक अपवाह कहलाएगा। अपवाह तंत्र को मतलब इस तरीके से बांटा गया है चार, उसमें एक ध्रुमाकृतिक, एक जालीनुमा, एक आयताकार और एक है अरीय अपवाह। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर काटती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं फिर वो जो समकोण पर बिल्कुल एकदम कोण पर काटने लगती हैं नदियाँ, तो वो तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है, जैसे कि ये है, एकदम समकोण पर ये नदियाँ जो हैं वो काटती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखरीय गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लग जाती हैं। ये देखें, ये क्योंकि जब पठारे जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मध्य उच्च भूमि है वहाँ पर, तो वहाँ से जब नदियाँ शुरू होती हैं इसी तरीके का वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ऊपर से जब नदियाँ शुरू होंगी तो इस तरीके से ही जाएंगी, तो ये अरीय अपवाह कहलाएगा, यानी कि ऊपर से नदियाँ आएंगी और इधर उधर को बहना शुरू हो जाएंगी, तो ये अरीय अपवाह कहलाएगा। ठीक है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है, यानी कि अगर एक नदी है, मान लीजिए कोई भी एक नदी बह रही है, तो उसमें भी ये सारे चारों के जो प्रतिरूप हैं वो भी एक नदी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत हमने पढ़ा था, वहाँ की जो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी, तो वहाँ की नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। यानी कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो वहाँ पर का पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा, अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो कम मात्रा में उपलब्ध होगा, अगर वर्षा होगी ही नहीं तो वहाँ की नदियाँ सूख भी जाती हैं। तो इसी वजह से इनको मौसमी नदियाँ कहा जाता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। यानी कि जो हिमालय की नदियां हैं उनकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय की नदियां हैं वो उनकी लंबाई कम होगी, क्योंकि वो छोटे छोटे क्षेत्रों में ही होती हैं, क्योंकि ये मौसमी नदियां हैं, इसका यही कारण है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर में मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक नदी आ रही है, मेन नदी, और उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलेंगी तो वो सहायक नदियाँ कहलाएंगी, छोटी छोटी नदियाँ होंगी। अब देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र को, क्योंकि हिमालय की नदियों में प्रमुख नदी या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। पहले हम सिंधु को देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से हम देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम में की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर
दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। इस तरीके से ये जो नदी है वो बहती है। तो हम इसको देख लेते हैं इधर मानचित्र में। ये देखें, यहाँ से ये तिब्बत से यहाँ से शुरू होती है नदी। ये यहाँ से शुरू होकर के फिर ये भारत में यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें, जब हमने मानचित्र में देखा था पिछली वीडियोस में कि यहाँ पर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी है, तो यहाँ पर जास्कर श्रेणी है, यहाँ लद्दाख श्रेणी है, तो इनके बीच में से निकल के जा रही हैं यहाँ से। तो ये नदियाँ इस तरीके से निकल कर के यहाँ पे जाएगी और फिर ये इधर के पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। इसके साथ ही ये यहाँ पर व्यास नदी यहाँ से निकलेगी, फिर चुनाव, ये वाली चुनाव नदी, फिर व्यास नदी, फिर इधर ये सतलुज नदी है, ये वाली, ये रावी नदी है, चुनाव नदी है, झेलम नदी है। इस तरीके से जो नदियाँ हैं वो आएंगी और फिर पाकिस्तान में एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी जा कर के, फिर ये आगे चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु नदी जो है वो बहती है। सिंधु नदी का मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये देखें आप यहाँ पर, ये वाला भाग, क्योंकि इतना जो भाग है ये वाला ऊपर का ये लद्दाख का है, फिर ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब यहीं पर है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, पंजाब भी यहीं पर है। ये इतना तो ये ऊपर का लद्दाख हो जाएगा, उधर लद्दाख, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, और फिर ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इधर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये वाला इधर को पंजाब है ये। ठीक है, यानी कि इतना जो भाग है ये वाला, ये लद्दाख का हो गया। फिर यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये लगभग इतना ही भाग है। तो ये जम्मू कश्मीर का, उसका जम्मू का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। और फिर यहाँ पर ये वाला भाग हिमाचल प्रदेश का, इधर वाला भाग पंजाब का, फिर ये जाएगा उत्तराखंड। इस तरीके से ये है। बाकी डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। । 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, यानी कि लंबी नदियों में ही मानी जाती है। अब सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। ठीक है, नहीं, भारत में ओनली 20% इसका जल है सिंधु नदी का। बाकी जो 80% यानी 80% जो जल है वो पाकिस्तान में जाता है। इस जल का उपयोग हमें पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अब देखते हैं हम गंगा नदी तंत्र की बात। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ
हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है, यानी प्रायद्वीपीय नदियों में। अब ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिल जाती हैं। ये हम आगे मानचित्र में देखेंगे। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जाल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। एक भागीरथी हुगली जो इसकी कवित्रिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। यानी कि जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले अलग अलग तरीके से बहती हैं, फिर उसके बाद जब बांग्लादेश में जाती हैं तो दोनों एक साथ मिल जाती हैं। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ मिलेंगी, फिर उसके बाद आगे जो नदी होगी वो मेघना कहलाएगी। फिर उसके बाद वो जाकर के समुद्र में मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है, जिसको मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद जब ये नदियाँ मतलब समुद्र में विलीन होती हैं, समुद्र में जाती हैं, तो इन नदियों के द्वारा बनाए गए नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बांग्लादेश में जो डेल्टा बनाया जाएगा वो सुंदरवन डेल्टा कहलाएगा। ओके, फिर उसके बाद सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ से पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं देवप्रयाग और भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम यहाँ पर है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। गंगा नदी 2500 किलोमीटर से अधिक मतलब 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के क्षेत्रों के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह एक अंग्रेजी यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद यहाँ से दिहांग के नाम से जाना जाता है इसको, यानी कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद जब यानी कि जो तिब्बत है वहाँ पर तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन जब हम दिबांग, लोहित, केनुला और जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ के आसपास की असम में, तो वहाँ पर इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाएगा। नहीं, वहाँ से आगे को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाएगा इसको। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं एक नदी के 3 नाम हैं अलग अलग देशों में। तो कौन सी नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में सांगपो या दिहांग के नाम से, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ओके। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उससे जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि ये जो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिम से जो हमारा पश्चिमी भाग है यहाँ से निकलती हैं ये, और निकलने के बाद पूर्व की ओर इस तरीके मतलब यहाँ पर बहना शुरू हो जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पर आकर के ये गिर जाती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब जब नदी यहाँ पर, मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर ये यहाँ पर अंत होता है, तो यहीं पर यहीं का जो आसपास का क्षेत्र है यहीं पर ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी कि नर्मदा नदी और तापी नदी एक दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी कि यहाँ से इधर को बहेंगी इस तरीके से और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपद्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि जो नदियाँ इधर की तरफ जा रही हैं, भारत का जो ये मान लीजिए दक्षिणी भाग है इस तरीके से कुछ, तो जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं इधर की तरफ को जो जाएंगी इधर की तरफ को, तो ये तो डेल्टा का निर्माण करेंगी। लेकिन दो नदियाँ जो मतलब बड़ी बड़ी तो दो ही हैं, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी बड़ी नदियाँ हैं। तो जो नदियाँ इधर को जाएंगी वो ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना कि पूरब में जो नदी आएंगी, पूरब में जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और साथ ही जो पश्चिम में जाएंगी इधर की तरफ पश्चिम में अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर है तो अरब सागर में जब ये गिरेंगी तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। ओके। अब देखते हैं हम नर्मदा द्रोणी। अब जो प्रायद्वीप की नदियां हैं बड़ी बड़ी उनको हम देख लेते हैं, जिसमें नर्मदा द्रोणी है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक विनाश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने में क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है। तो जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। अब आप देखें यहाँ पर कहाँ पर मिले, समकोण पर मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नदी क्या है, जाली नुमा अपोहा कहलाएगी। ये यहाँ हमने पढ़ा था अभी, ये जहाँ सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूपण का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पर देखें
हाँ, आप यहाँ पर देखें नर्मदा नदी अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, ये जालीनुमा फिर उसका निर्माण कर रही है, ठीक है, प्रतिरूप का, जालीनुमा प्रतिरूप का नर्मदा नदी निर्माण करती है, ठीक है, अधिकतर। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, यानी कि ज़्यादा वहाँ पर फैली हुई है, बाकी क्षेत्रों में कम है। अब हम देखते हैं तापी द्रोणी को। तापी नदी भी काफ़ी मतलब प्रायद्वीप की अच्छी बड़ी नदियों में ये मानी जाती है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक वनस्पति घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तथा तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। इनके अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो बहुत संकीर्ण है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी कि इधर की तरफ बहती हैं ये। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। अब आप देखें सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, यह है गोदावरी नदी, ठीक है, और इसका जो पूरा भाग है वो गोदावरी द्रोणी कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये सब किसमें है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी सहायक नदियाँ कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, यानी कौन कौन सी, एक मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखें आप कि हमने जो उत्तरकांड में पढ़ी थी गंगा नदी, वो काफ़ी बड़ी नदी है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो उसमें गंगा जो कहा जाता है दक्षिण गंगा, वो इसी नदी को यानी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से, इसके बड़े आकार के कारण। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। अब देखते हैं हम कृष्णा द्रोणी को। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी, भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी नदी। अब हम देखते हैं कावेरी नदी को। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है, यानी बड़ी है वहाँ पर। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बैंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इस बड़ी नदी के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं आप। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% भाग लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसमें इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। यानी कि अब आप देखें जैसे कि इन सब के बारे में हम पीछे भी जान चुके हैं कि 71% जो है या फिर लगभग 70 या 71% जो हमारे पूरे पृथ्वी पर जल पाया जाता है, उसका 71 का 97% भाग लवणीय है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है।
और 3% भाग जो है वो स्वच्छ जल के रूप में, यानी कि साफ़ पानी के रूप में, और अलवणीय जल के रूप में है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता है, वो मीठा जल होता है और इसको हम पी सकते हैं। ओनली वो 3% है, लेकिन उस 3% में से भी उसका 3/4 भाग, लगभग उसका 3/4 भाग वो हिमालय बर्फ़ के रूप में है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी कम मात्रा हमारे लिए उपलब्ध है पानी की। झीलें, अब हम देखते हैं झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हज़ारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे जहाँ वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य खेलों का आनंद लिया होगा। अब आप अगर किसी अभी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर झील हो, आपने वहाँ पर वो झीलें वगैरह देखी हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आप कहाँ, कौन सी झील में और कहाँ पर, कौन से स्थान पर गए थे। ओके, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटनों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता। क्या वो आकर्षित दिखते हैं? इतने नहीं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का महत्व क्या होता है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में वहाँ जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी कि क्या होती है झील? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है, जो गड्ढा होता है पृथ्वी में, और वहाँ पर जो है वो पानी जमा हो जाएगा, जल जमा हो जाएगा, तो उसे झील कहा जाएगा। ठीक है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जिससे कैस्पियन, मिरत और अरल सागर। देखें, अरल सागर, नाम अरल सागर है लेकिन क्या है, ये झील है। ठीक है। और मिरत है, कैस्पियन है, इनको समुद्र भी कहा जाता है क्योंकि बड़ी झीलें हैं। बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनको समुद्र भी कहा जाता है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। किस किस के कारण ये जो झीलें हैं इनका निर्माण हुआ है? एक तो उनके कारण जो उनका मतलब जो बर्फ़ की चादरें होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, ढका हुआ एक चादर ऐसा दिखता है जैसे जहाँ पर एक बर्फ़ की चादर पड़ी हुई हो, तो एक उसके कारण, और वायु, नदी, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी इन झीलों का निर्माण हो जाता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका क्षेत्रीय तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। कौन सी झील का? सांभर झील। सांभर झील जो है वो क्योंकि वह लवणीय झील है, वहाँ पर लवण पाया जाता है, तो वहाँ की जो झील है उसमें से नमक निकालने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वहाँ से ही जो हम नमक खाते हैं, वहाँ से ये नमक निकाला जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमाचल क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई गहरी द्रोणी, इनकी द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर गहरा क्षेत्र हो, गहरा गड्ढा हो, जिसे गर्त भी कहते हैं, तो जहाँ पर गर्त हो जाए, फिर उसके अंदर या तो बर्फ़ के कारण पानी भर जाए या फिर वैसे ही पानी भर जाता है और लगातार वहाँ से पानी बहता रहता है, तो वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है, उसे झील कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील डल झील
भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें भी हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत जल उत्पादन के लिए नदियाँ, बांध बनाने में झील का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो जल, देखें आप, झील का निर्माण एक किन किन के लिए हो रहा है? एक तो नमक के लिए, नमक वहाँ से निकाला जा रहा है झीलों से, और दूसरा जल उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। जल से वहाँ का जो जल है बचा हुआ, पहले तो उस जल से नमक निकाल लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो वहाँ का जल बचेगा उससे विद्युत यानी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, जैसे गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता में पर्यटन को बढ़ाती हैं, मनोरंजन प्रदान करती हैं। तो ये हो गए इसके उपयोग। ठीक है, यानी कि झीलों के उपयोग कहाँ कहाँ पर हमारे लिए लाभकारी होती है, कहाँ कैसे कैसे इनका उपयोग किया जाता है। नदियों की अर्थव्यवस्था में नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य उन शहरों के सूचियाँ बना सकते हैं जहाँ पर नदी वगैरह हो, नदी के किनारे पर स्थित हो। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, यानी कि ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब देखते हैं हम नदी प्रदूषण। अब इतनी नदियाँ हैं हमारे यहाँ पर, तो इनमें प्रदूषण भी लोग करते हैं। नदी जल का घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी से में मिलते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर के फैले बड़े शहरों में गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं वो चलाई जाती हैं। जैसे जो मतलब नदियों के लिए एग्जाम्पल के लिए इसके जो गंगा के लिए भी चलाई गई थी, गंगा नदी, और जो गंगा नदी है उसके लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी, इसकी साफ़ सफाई के लिए, लेकिन उतना वो कार्य नहीं कर पाई, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पर वो सफल नहीं हो पाई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP गंगा कार्य योजना के कार्यकलाप का पहला चरण 1985 के आरंभ किया। इसमें 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।